गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को यहाँ पर पढ़ेंगे। आज की हमारी ये जो इकाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम तीन महत्वपूर्ण आक्रमणकारियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तीन महत्वपूर्ण आक्रमणकारी। देखो सन 600 ईस्वी में क्या होता है। सन 600 ईस्वी में ये इधर वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया होता है, ये इधर वाला पूरा का पूरा एरिया, ये अरब प्रदेशों के नाम से जाना जाता है, यानी कि अरब कंट्रीज हैं ये इधर पूरे। और 600 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है। कब? 600 ईस्वी में यहाँ पर इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है। इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। यहां से इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ लोग इधर तुर्की की तरफ आते हैं, तुर्की की तरफ आते हैं, और कुछ लोग यहां से इधर फारस की तरफ आते हैं। कहां पर आते हैं? फारस की तरफ, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है उस समय बंजर कहलाता था, यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था? बंजर था। यहां आज तो यहां पर तेल के कुएं हैं, यहां आज तो लोग अमीर हो गए हैं, लेकिन उस समय यहाँ के लोग गरीब हुआ करते थे। ये लोग अपनी आजीविका किसके माध्यम से चलाते थे? लूटपाट करके, आक्रमण करके अपनी आजीविका चलाते थे। यहां 700 ईस्वी में ईरान का शासक जो था, यहाँ का जो खलीफा था, वो था अल हज्जाज। कौन था? अल हज्जाज बिन यूसुफ। अल हज्जाज बिन यूसुफ यहाँ का शासक था सन 700 ईस्वी में। ये भाई साहब क्या करता है? इसकी लालसा थी लूटपाट करने की। ये भाई साहब अपनी सेना को देकर के, अपने सेनापति को सेना देकर के और यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, यहाँ लूटपाट करने के लिए भेजता है। यहाँ जो ये क्षेत्र था, ये जो टापू था, ये जो देश था, ये सिलोन कहलाता था। क्या कहलाता था? सिलोन कहलाता था। सिलोन, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ये उस समय हीरे मोतियों का देश कहलाता था, और यहाँ से ये लोग लूटपाट करके धन दौलत प्राप्त करके अपने देश में ले जाते थे। अल हज्जाज बिन यूसुफ क्या करता है? अपने सेनापति, अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ सेना देकर के भेजता है। ये इधर से इसलिए होकर के आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है, सुत्क-गेंदर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सुत्क-गेंदर बंदरगाह। यहाँ सुत्क-गेंदर पोर्ट से होकर के ये लोग अपनी जहाज को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं सन 710 ईस्वी के आसपास में, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद में क्या करते हैं? यहाँ लूटपाट मचाते हैं। लूटपाट मचा करके यहाँ कत्लेआम करते हैं, और यहाँ की स्त्रियों से ये दुर्व्यवहार करते हैं, और यहाँ से खूब सारा माल लूट करके और यहाँ की विधवा औरतों को भी अपने जहाज में ले जाते हैं। ले जा करके जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इनको पहुंचते ही यहाँ आसपास की जो लुटेरी जनजातियां होती हैं, लुटेरी जो जनजातियां होती हैं, ये क्या करती हैं? इस मोहम्मद बिन कासिम जो ये भाई साहब है, ये सामान लूट करके लाते हैं खूब, तो इनके इस लूटे हुए माल को ये लुटेरी जनजातियां लूट लेती है। क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम अपने राजा अल हज्जाज बिन यूसुफ को सूचना पहुंचाता है कि हमारा माल यहां से लुट गया। अल हज्जाज बिन यूसुफ यहां से सूचना भेजता है। यहाँ में इसके आसपास में एक प्रदेश पड़ता था, सिंध प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? सिंध। सिंध प्रांत था, जो उस समय भारत का ही राज्य कहलाता था। उस समय भारत का राज्य कहलाता थे। और ये जो सिंध राज्य था, ये एक हिंदू राजा के अधिकार में था। ये एक हिंदू राजा के अधिकार में था, यानी कि ये जो सिंध प्रांत था, ये उस समय भारत का ही भाग था। जो वर्तमान में जो पाकिस्तान है, ये उस समय किसका भाग था? भारत का भाग था। तो ये जो सिंध जो राज्य था, ये भारत का ही हिस्सा था। इसलिए ये जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे,
ये क्या करते थे, इधर से आक्रमण करते थे। भारत के अंदर तो इनकी जाने की औकात ही नहीं थी, इसलिए ये लोग सीमावर्ती जो राज्य थे यहां पर अटैक करते थे। अब ये जो भाई साहब अरबी जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, ये यहां पर आता है, इसको सूचना देता है। सूचना देने के बाद में ये भाई साहब यानी कि सिंध के राजा दाहिर सेन, ये इसको मना कर देता है। किसके बारे में, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने अपने राजा की बात इसको कही कि अल हज्जाज हमारे जो राजा हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर हमारा जो जहाज लूटा गया है उस लूटे हुए माल का हर्जाना आपको चुकाना है। तो सिंध के राजा दाहिर सेन ने तो साफ मना कर दिया भाई साहब कि भाई हमारा इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम कैसे हर्जाना पूरा करेंगे। ठीक है, मना कर दिया। तो मोहम्मद बिन कासिम वापस अपने राजा के पास में आ गया। ऐसे में आते ही इस अल हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने कमांडर या अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सेना देकर के भेज दिया युद्ध करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम आता है और दोनों के बीच में यहां एक स्थान पड़ता है रेवाड़। कौन सा स्थान, रेवाड़, रेवाड़ स्थान पड़ता है। और रेवाड़ स्थान या रावर, रेवाड़ या रावर, ये जो स्थान है रेवाड़ या रावर, यहां पर 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन और इस अरब का जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, इन दोनों के बीच में यहां पर भयंकर टक्कर होती है, भिड़ंत होती है। और इस भयंकर भिड़ंत में सिंध का राजा दाहिर सेन मारा जाता है। और ऐसे में यहां पर मोहम्मद बिन कासिम लूटपाट मचाता है, खूब सारा धन यहां से लूटता है और साथ में इसकी 2 पुत्रियों को भी अपने साथ में ले आता है। इसकी जो 2 पुत्रियां थी सिंध के राजा दाहिर सेन की, एक का नाम था सूर्यवती और दूसरी का नाम था सोमवती। दोनों को लेकर के ये मोहम्मद बिन कासिम अपने राजा अल हज्जाज बिन यूसुफ के पास में आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, अल हज्जाज बिन यूसुफ दाहिर सेन की दोनों पुत्रियों के साथ में एक पिता जैसा व्यवहार करता है और इस प्रकार से उसके बाद में क्या करता है, ये अल हज्जाज बिन यूसुफ अपनी पुत्री का विवाह मोहम्मद बिन कासिम के साथ में कर देता है और मोहम्मद बिन कासिम इसका दामाद बन जाता है। अब ये जो युद्ध हुआ था ये पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर इससे पहले कई बार आक्रमण हुए थे, लेकिन उन आक्रमणों में इन मुसलमानों को कोई सफलता नहीं मिली थी, इन अरबी आक्रमणकारियों को कोई सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि भारत के ऊपर होने वाला प्रथम सफल आक्रमण जो अरबों के द्वारा किया गया था वो कब किया गया था, सन 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके ऊपर किया गया था, सिंध के राजा दाहिर सेन के ऊपर। जीता कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये पहला सफल अरबी आक्रमण माना जाता है भारत के ऊपर। इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहां मिलती है भाई, इसके बारे में हमें कहां मिलता है कि ये युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था, ये रावर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है चचनामा। कौन सी पुस्तक है, चचनामा, अननाउन पुस्तक है। इसकी राइटर का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि इसके राइटर का नाम अली अहमद है, अली अहमद। इस चचनामा पुस्तक में पूरे के पूरे इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, रावर का जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में हमें चचनामा में ये जानकारी मिलती है। इस प्रकार से ये एक प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है सन 712 ईस्वी का। उसके बाद में देखिए अगला आक्रमण कौन सा होता है, अगला आक्रमण किसके द्वारा होता है। अगला आक्रमण होता है, यहां पर देखिए, ये यहां पर ये तुर्की पड़ता है और यहां पर अफगानिस्तान में एक प्रदेश पड़ता है गजनी प्रदेश, यहां पर एक गजनी प्रदेश पड़ता है, ठीक है। और 932 ईस्वी में यहां गजनी प्रदेश में, गजनी में अल्पतगीन नामक एक शासक बनता है, यानी कि अल्पतगीन यहां पर गजनी में 932 ईस्वी में अपने राजवंश की स्थापना, अपना शासन स्थापित करता है। और 977 ईस्वी में इसके द्वारा, अल्पतगीन के द्वारा 977 ईस्वी में क्या किया जाता है, अपने पुत्र सुबुक्तगीन को कहां पर भेजा जाता है, अल्पतगीन अपने पुत्र सुबुक्तगीन को क्या करता है, सुबुक्तगीन को ये भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है। क्यों भेजता है,
क्योंकि इनको पता रहता है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, भारत में हमें कुछ मिल सकता है, यहाँ पर बहुत सारा सोना चांदी है, इसलिए ये लोग लूटपाट के मकसद से यहाँ पर आते हैं। केवल इनका इरादा एक ही होता है, लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो भाई साहब अल्पतगीन अपने पुत्र सुबुकतगीन को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। यहाँ भारत का जो पश्चिमी जो राज्य है यहाँ पर, और वो राज्य है मुल्तान। कौन सा राज्य है? मुल्तान। मुल्तान के ऊपर इनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। उस समय मुल्तान का जो राजा होता है वो हिंदू शाही वंश का राजा होता है जयपाल। जयपाल यहाँ का राजा होता है। कौन होता है? जयपाल। जयपाल के ऊपर सुबुकतगीन के द्वारा 977 ईस्वी में अटैक किया जाता है और इस अटैक में सुबुकतगीन को कोई सफलता नहीं मिलती। सुबुकतगीन अपने प्रदेश में वापस चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है? 998 ईस्वी में सुबुकतगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुकतगीन की मृत्यु के बाद में क्या होता है? 998 ईस्वी में यहाँ पर गजनी का अगला शासक बनता है महमूद गजनवी। कौन बनता है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में यहाँ पर ये शासक बनता है। शासक बनते ही इसकी भी कुछ इच्छाएं थी, ये भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। क्या क्या इच्छाएं थी? धन संपदा को प्राप्त करना, धन दौलत को प्राप्त करना। पहला जो इसका उद्देश्य था धन संपदा को प्राप्त करना, इसके पीछे कारण था क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसको खूब सारा धन संपदा चाहिए। अब ये धन संपदा को प्राप्त करके अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाएगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। ऐसे में इसको धन संपदा की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी और इस प्रकार से इसकी नजरें किस तरह पड़ी? भारत की ओर पड़ी इसकी नजरें। ये भारत के ऊपर अपनी नजरों को लगाता है और भारत की ओर आक्रमण करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद में क्या करता है? एक इसका दूसरा मकसद था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। भाई साहब की नीयत में ज्यादा खोट तो नहीं था, लेकिन थोड़ी जो ये इसकी नीयत थी ये भी बहुत बुरी थी। इसका यहाँ पर रह करके शासन करना, भारत के ऊपर राज करना इसका कोई उद्देश्य नहीं था। केवल लूटपाट करके धन संपदा को प्राप्त करके वापस अपने प्रदेश में चला जाना इसका उद्देश्य था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। भाई साहब क्या करते हैं? 1000 ईस्वी में आते हैं यहाँ मुल्तान के पास। मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके लूटपाट करके ये वापस चला जाता है। कब? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके और लूटपाट करके वापस अपने प्रदेश में चला जाता है। लेकिन भाई साहब को तो आदत सी लग गई। 1001 ईस्वी में फिर से आता है महमूद गजनवी और यहां इस बार ये मुल्तान के शाही राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है और इस बार जयपाल क्या होता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद में जयपाल क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है और इस प्रकार से यहां लूटपाट करके महमूद गजनवी वापस चला जाता है। महमूद गजनवी भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण करता है। लगातार आक्रमण होते रहते हैं महमूद गजनवी के और 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ हरियाणा में करनाल के हरियाणा में भी आक्रमण, करनाल के आसपास इसका अटैक होता है महमूद गजनवी का 1014 ईस्वी में। उसके बाद में 1018 ईस्वी में भाई साहब महमूद गजनवी का अगला आक्रमण कहां होता है? अगला आक्रमण होता है यहाँ मथुरा में। यहाँ होता है मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका अगला आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? 1025 ईस्वी में इस महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ऊपर यहां पर आक्रमण किया जाता है। सोमनाथ मंदिर के ऊपर कब? 1025 ईस्वी में। और उस समय यहाँ का शासक था गुजरात में, उस समय चालुक्य वंश का राजा था भीमदेव प्रथम। कौन था? भीमदेव प्रथम यहाँ का शासक था और यहाँ पर उस समय आक्रमण किया जाता है। ठीक है। और उस आक्रमण में ये यहाँ पर पराजित हो जाता है भीमदेव और यहाँ से ये महमूद गजनवी खूब सारी धन संपदा को लूट करके अपने प्रदेश में वापस चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में यहाँ इसको जाट कम्युनिटी से विरोध झेलना पड़ता है। जाट कम्युनिटी से इसको टक्कर लेनी पड़ती है और इसको यहाँ पर कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। जाट जाति या जाट समुदाय के द्वारा यहाँ पर इससे लूटे हुए माल में से कुछ हासिल होता है और इस प्रकार से
ये फिर से भाग निकलता है अपनी जान बचा करके, और 1027 ईस्वी में ये फिर से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए फिर आता है इधर, और यहाँ पर अंतिम आक्रमण होता है इसका 1027 ईस्वी में, और इस बार इसकी टक्कर खोखरों से होती है, और इस बार ये फिर से बच निकलता है और जाकर के ये खटिया में पड़ जाता है, और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में यानी कि अब हम ये कहें कि इसके दरबार में कई इतिहासकार, कई कवि इसके दरबार में रहते थे। उस समय का एक जो कवि था, एक जो इतिहासकार था, वो था अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में इस महमूद गजनवी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, फिरदौसी हुआ करता था उस समय। फिरदौसी मेरा बहुत फेवरेट नाम है। फिरदौसी हुआ करता था। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक लिखी गई थी, जो इसके दरबार में रहता था। फिरदौसी ने तो क्या कहा था इसको? फिरदौसी ने तो भारत को पूर्व का होमर कहा था। क्या कहा था? पूर्व का होमर। और कश्मीर के बारे में तो फिरदौसी ने क्या कहा? फिरदौसी ने कश्मीर को तो कहा धरती का स्वर्ग, यानी धरती का स्वर्ग बताया था कश्मीर को तो फिरदौसी ने। उसके बाद में उत्बी आया। उत्बी भी इसके दरबार का इतिहासकार था। किसके दरबार का? महमूद गजनवी के दरबार का। और उसके बाद में देखिए क्या होता है, यानी इनके द्वारा लगातार आक्रमण होते रहे। कुल 17 बार इसके बारे में हमें आक्रमण देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगला जो आक्रमण होता है वो किसका होता है? वो होता है मोहम्मद गोरी का, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। यहां पर गजनी में लगभग और 1173 ईस्वी में यहां पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी यहाँ का शासक बनता है। कहाँ का? गजनी का। गजनी में 1173 ईस्वी में, यानी कि 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में यहाँ पर कमजोर शासक आते हैं, और 1173 ईस्वी में एक योग्य शासक गजनी का कौन बन बैठता है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। दोस्तों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एक बहुत बड़ा और भारत के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपोर्टेंट मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। बहुत ही खतरनाक मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद गोरी। आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। ये मोहम्मद गोरी की कहानी क्या है। 1173 ईस्वी में ये यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करते हैं, और 1175 ईस्वी में ये क्या करता है? ये भारत के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर लेता है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा यहाँ पश्चिम में जो मुल्तान प्रांत जो था भारत के अंदर ही पड़ता था उस समय, यहाँ मुल्तान के ऊपर ये क्या करता है? 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया जाता है बादशाह मोहम्मद गोरी के द्वारा। लेकिन मोहम्मद गोरी को क्या होता है? यहाँ पर जीत मिलती है। मोहम्मद गोरी यहाँ से जीत करके वापस चला जाता है। खूब सारा धन संपदा प्राप्त करके ये यहाँ से वापस चला जाता है। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और धन संपदा को लूटना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में क्या होता है? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी फिर से भारत की तरफ आंख उठाता है और भारत के ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है। इस बार मोहम्मद गोरी कहाँ आता है? गुजरात के पाटन के ऊपर। गुजरात में पाटन के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी से आता है, और यहाँ पर आने के बाद में यह आक्रमण की पूरी तैयारी कर लेता है। अब यहाँ गुजरात में उस समय शासक कौन था? 1178 ईस्वी में गुजरात में उस समय जो शासक था वो 1178 ईस्वी में था भीमदेव द्वितीय। कौन था? भीमदेव द्वितीय। और 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय और इस मोहम्मद गोरी के बीच में माउंट आबू जो राजस्थान में पड़ता है, दोनों के बीच में यहाँ पर कड़ी टक्कर होती है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हारकर वापस अपने प्रदेश की तरफ लौट जाता है। कड़ी टक्कर होती है दोनों के बीच में माउंट आबू के युद्ध में, और हार करके मोहम्मद गोरी अपने प्रदेश में वापस चला जाता है। लेकिन तीसरी बार जब मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है तो वो होता है 1191 ईस्वी में। कब होता है? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में ये यहाँ पर
हरियाणा में तराइन के मैदान में आता है। तराइन के मैदान में यहां पर मोहम्मद गोरी और राजस्थान के अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में तराइन के मैदान में युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गोरी फिर से मुंह खा करके वापस अपने प्रदेश में चला जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी को चिढ़ हो गई, हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी क्या करता है, फिर से 1100